अगर दुनिया भर में किसी भी विदेशी निवेशक को हिंदुस्तान में आकर पैसा लगाना हो तो उनके लिए साल में एक समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये ठीक वैसा ही जैसे साल में एक बार आप भगवान का नाम लेने की कोशिश करते हैं, मंदिर जाने की कोशिश करते हैं, तीर्थ यात्रा करने की कोशिश करते हैं, तो इन सारी एफआईज के लिए भी ज़रूरी है कि साल में वो दिन जब मॉर्गन स्टैनली इंडिया, जी हाँ, दुनिया भर की सबसे बड़ी और दिग्गज एफआईज में से एक, वो हिंदुस्तान में अपनी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस करे, तो बस वही सही समय है। पहुंच जाइए आप हिंदुस्तान और समझ लीजिए हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को और यहाँ के बाज़ारों को बेहद नज़दीकी से। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस इस साल 24वीं बार मनाई जा रही है। जी हाँ, 24वां साल है मॉर्गन स्टैनली इंडिया की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का। और इस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त 250 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स, फंड्स दुनिया भर से आए हुए हैं। 60 से ज़्यादा कंपनियां इसमें भाग ले रही है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया स्टोरी में दम कितना है। तो ऐसे में आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं बाजार के जाने माने दिग्गज मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई सर से, जो हर बार से कहीं ज़्यादा इस बार हिंदुस्तान पर बुलिश हैं इस वक्त मेरे ख्याल से। रिदम सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको सर, कॉम्प्लीमेंट्स। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी कॉन्फ्रेंस और पार्टिसिपेशन, और जो मैं माहौल देख रहा हूँ मतलब इलेक्ट्रीफाइंग एकदम। आपका खूब खूब धन्यवाद। जी बिजनेस में वापस आने का मुझे बहुत आनंद हो रहा है और आपसे मुलाकात होने का भी बहुत आनंद हो रहा है। थैंक यू सर। और हाँ, कॉन्फ्रेंस में है, एनर्जी है, ज़बरदस्त एनर्जी है। और इंडिया में, भारत में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब इनक्रेडिबल है। ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एमएनसी कंपनीज जो है, अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके बारे में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो हो रहे हैं, अब हाँ बाजार के बाहर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो हो रहे हैं, सब जगह जो इंटरेस्ट लेवल है, जो इंडिया में, भारत में जो अभी जो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है वो ज़बरदस्त है। मेरे करियर में मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट ये है पिछले 30 साल का। मतलब आप पूरे करियर में हाईएस्ट एवर बुलिश है आप, मतलब ये माहौल नहीं, माहौल की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी बहुत बुलिश हूँ मुझे याद नहीं है कि इससे ज़्यादा मैं बुलिश था नहीं था, लेकिन इंडिया का जो इंटरेस्ट लेवल है वो मुझे लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा। अभी इसमें क्या है कि ये एफपीआई के फ्लोज में अभी तक आया नहीं है। अच्छा, वो आगे जाके आएगा। अच्छा, तो ये आकर ये जो 250 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स मन बना रहे हैं, हाँ, फ्लोज में नहीं आया है अभी तक, क्योंकि फ्लोज के अलग अलग कारण होते हैं। जैसे कि इमर्जिंग मार्केट्स में ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, तो उसका असर भारत पे पड़ा, क्योंकि हमारा 15% से ज़्यादा वेट है इमर्जिंग मार्केट्स में। तो अगर इमर्जिंग मार्केट में आउटफ्लो हो रहा है तो मुश्किल है इंडिया में इनफ्लो होना। तो बहुत सारा ये जो बाहर का खेल है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। तो लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इमर्जिंग मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी है और उससे लेके भारत को बहुत फ़ायदा होगा। और भारत में तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है, बहुत मजबूत है, तो फ्लोस तो आने चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि मूड माहौल है लेकिन पैसा आना बाकी है। मैं तो ये सोच रहा था कि अभी बस मई के महीने में जो शुरुआत की है एफआईज ने खरीदने में, उसमें हम लाइफ हाई पर पहुंच गए। तो जब आएगा और भर भर के आएगा और आपकी कॉन्फ्रेंस से लोग जो कॉन्फिडेंट होकर वापस अपने अपने देश में जाकर पैसा लगाएंगे, तब क्या होगा सर? नहीं सर, अनिल जी, आप जो बात कर रहे हो ये लाइफ हाई की, उसकी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है वो बात, क्योंकि ये लाइफ हाई अक्टूबर 21 में 21 में 21 महीने पहले हुआ था। हाँ, मतलब 18-19 महीने हो गए उनके, राइट। तो कहीं नहीं गए मार्केट, वहीं का वहीं पड़ा है, करेक्ट, राइट। और इस दरमियान कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ गई है, राइट। तो जो वैल्यूएशन हाई हो गया था अक्टूबर 21 में, वो थोड़ा सा भी करेक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ से अगले 12 महीने में तो खूब पैसे आने की संभावना। सर, आप कह रहे हैं कि अभी तो ये वो एफआई हैं जो हिंदुस्तान में आए हैं, आपकी कॉन्फ्रेंस में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मन बना रहे हैं, और जब वापस अपने देशों में जाएंगे तो फिर सोच समझकर फिर से पैसा लगाएंगे, लाइक। लेकिन अभी तो सिर्फ मई के महीने में थोड़ा सा पैसा लगाए तो हम इतने भागे हैं। जब ये पूरे जोश खरोश से आएंगे, बहुत पैसा लगाएंगे, तब क्या होगा? नहीं, वो बात अभी बननी बाकी है। और इसमें ना अनिल जी क्या है कि आप पिछले 30 साल का इतिहास देख लो, जब से एफआईएस को इंडिया में निवेश करने का जो परमिशन मिली थी, तब से डोमेस्टिक इन्वेस्टर था नहीं है मार्केट में। ट्रू। अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी है, तो थोड़ी सी समस्या तो होगी, मतलब शेयर के दाम भाग सकते हैं। ज़रूरी ये है कि थोड़ा सप्लाई आ जाए।
और वो आएगा मेरे हिसाब से। कॉर्पोरेट सेक्टर से थोड़े इश्यूएंसेस शुरू हो जाएंगे। तो आप जैसे जाओगे सेकंड हाफ में 23 से साल में, तो थोड़ा सा इश्यूएंस आ जाएगा, तो थोड़ा सा थम जाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा दोनों तरफ से अगर बाइंग आ गया तो फिर शेयर के भाव रुकेंगे नहीं और फिर एक बबल हो जाता है। करेक्ट। वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो बबल क्रैश हो जाता है ना, उसके बाद बहुत समय लगता है उसको वापस आने में। और दूसरी बात ये है ना कि हम ये सिर्फ शेयर बाजार की नज़रिए से देख रहे हैं कि एफपीआई का फ्लो आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन और क्षेत्र में भी फ्लो है, जैसे एफडीआई। ओके, वहाँ पे बड़ा एफपीआई से भी ज़्यादा तेजी है। ओके। हाँ, क्योंकि लोगों को एक्चुअल में रियल धंधे शुरू करने हैं इंडिया में। ओके। क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है उनको चाहिए। चाइना +1 को लेके इंडिया अभी काफ़ी अट्रैक्टिव बन गया है डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और तीसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट कंपनीज है जो लिस्टेड नहीं है, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स का भी एक क्यू लगा हुआ है। और पिछले 2-3 महीनों से मैंने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स और बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंटेशन किए। तो ये सब लोग अपना जो इंडिया में उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाने की तैयारी में। तो ऐसा क्या हिंदुस्तान में बदल रहा है या बदला है जिसकी वजह से एफआई हम इतना पसंद करने लगे? नहीं, बहुत कुछ बदला है, दुनिया में भी बदला है और भारत में भी बदला है। तो भारत में तो ये है कि 3 चीज़ की मैं बात करूं तो पहले तो पॉलिसी जो हुई है पिछले 7-8 सालों से, उससे लेके एक तो हमारे यहाँ अगर आप देखो तो बाहर के देश की तुलना में महंगाई का दर उतना नहीं बढ़ा जी, इसलिए हमारे यहाँ ब्याज के दर उतने नहीं बढ़े। अब बढ़ गए लेकिन फिर भी ग्रोथ पे कोई असर नहीं आया, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स चल रहे, सरकारी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, और प्राइवेट सेक्टर की भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। कंजम्पशन में भी तेज़ी है क्योंकि ओवरऑल इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं। तो पूरा ग्रोथ का जो माहौल है वो दुनिया से बहुत ही अलग है। मतलब जो वेस्टर्न है, डेवलप मार्केट्स की हम बात करें तो वहाँ पे 1% ग्रोथ आना मुश्किल है जी। चाइना भी आज कोविड से बाहर निकल रहा है लेकिन 5% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ उनका। तो आगे जाके चाइना में भी ग्रोथ स्लो डाउन ही होगा, और चाइना में जो पॉपुलेशन है उनका कम हो रहा है जी। तो उनको परेशानी है ग्रोथ की। तो बहुत सारे पूरी दुनिया में अगर देखो बहुत सारे ऐसे बड़े देश नहीं है जहाँ पे आपको ग्रोथ मिले, और इंडिया छोटा नहीं है, बहुत बड़ा 5th लार्जेस्ट कंट्री है और 5वां स्तर है उसका मार्केट के हिसाब से भी। तो ऐसे बड़े इकोनॉमी में ग्रोथ आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों लोग आ रहे हैं। और ये ग्रोथ का जो आधार है वो सरकारी पॉलिसी पे है। जीएसटी किया उन्होंने, रेरा किया, आईबीसी किया, और फिर इन्फ्लेशन टारगेटिंग किया। तो बहुत सारे पॉलिसीज़ चेंज हो गए, तो वो एक है। दूसरा है कि जो मैंने कहा कि एक हमारे यहाँ मार्केट बन रहा है जी। जब अगर आप 10 साल पहले देखो तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम $1400 था, तो उस लेवल पे कोई यहाँ पे कुछ ऐसे खास बेच नहीं सकता था, क्योंकि अब हमारा पर कैपिटा इनकम $2300-2400 हो गया है। तो चाइना का $2300 हुआ था 2008 में। ओके। और वहाँ से फिर आगे के 10 साल लगा वो देखो। तो चाइना वाज अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। लुई विटॉन के पर्सेस, BMW की गाड़ियाँ, एप्पल के आईफोन, सब ग्रोथ वहीं से आ रहा था। अब ये समय इंडिया का शुरू हो गया 2023 से। टाइम आ गया। हाँ, इसीलिए तो एप्पल ने स्टोर खड़ा किया है ना, क्योंकि उनको भी पता है। और आपको पता है कि नहीं, लेकिन एप्पल ने चाइना में पहला स्टोर कब खड़ा किया था? 2008 में। ऐसा तो इंडिया के लिए वो 2008 मोमेंट है। हाँ, 2008 जो चाइना में था, और 2007 वो 2023 इंडिया का है। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे हमारे कंज्यूमर को पकड़ने की चेष्टा में यहाँ पे कैपेसिटी लगा रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ यहाँ से आने वाला है। तो आई थिंक मैंने पहले भी आपके शो में बोला था, लुई विटॉन ने उनके ब्रांड एम्बेसडर को बना दिया, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, अपनी एक्टर है। गुची ने भी वही किया है। तो ये आप देखो एक पूरा बदलाव आया है, पहले नहीं था। हाँ, तो ग्लोबल कंपनीज को ये इस बाजार में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि बहुत छोटा था, लेकिन अब हम बाहर निकल रहे हैं। और तीसरा है जो कारण वो ग्लोबल है, जियोपॉलिटिक्स है। ओके। और चाइना में इतनी कैपेसिटी है, तो बहुत सारे जो अमेरिकी कंपनीज हैं उनको चाइना से थोड़ा बाहर निकल के और जगहों में कैपेसिटी डालना है, थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है। तो इंडिया ऑब्वियस चॉइस है।
तो ये तीसरा कारण बनता है। तो ये तीन अलग अलग कारण एक साथ आ गए हैं। अच्छा सर, ये बताइए, ये जितने एफआईज आपके कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, ये इंडिया के बारे में क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछ रहे हैं, मतलब किस तरह के सवाल आ रहे हैं, किस तरह की कंपनियों के बारे में ये जानना चाहते हैं? उसमें एक है कि कंपनीज किस क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी क्या ग्रोथ स्ट्रेटजी है और क्या कंपटीशन है। ओके। क्योंकि ये तीन चीज से मिला के आपकी अर्निंग्स बनती हैं। तो हमेशा यही तीन चार चीज़ों पे फोकस रहता है। इन्वेस्टर्स को थोड़े से वैल्यूएशन की चिंता है, लेकिन चंद सालों से है, आज नई बात नहीं है। 2021 से वैल्यूएशंस की चिंता बनी रही है और उसके कारण इंडिया का परफॉर्मेंस रिलेटिव बेसिस पे रुका नहीं है। तो स्टॉक मार्केट तो रिलेटिव बेसिस पे चलता ही रहा है और मेरा ये मानना है कि वैल्यूएशन को आप देखते हो हेडलाइन बेसिस पे कि P 20 का हो गया, अब बहुत महंगा हो गया, लेकिन आगे जो ग्रोथ आने वाला है उस पर अगर आप नज़र देखोगे और जब आगे जाओगे तो पीछे से लगेगा अरे 20 में तो सस्ता था, ये लिया नहीं। तो सर, कहीं आपको ऐसा लगता है कि एक ज़माना ऐसा था जब आपको इंडिया एज अ कंट्री सेल करना होता था कि भाई इंडिया में आके पैसा लगाना क्यों ठीक है, अब वो तो हो गया? नहीं, अभी भी करना पड़ता है। अभी भी करना पड़ता है? नहीं, इसीलिए तो मैंने ये रिपोर्ट लिखा जी कि हाउ इज इंडिया ट्रांसफॉर्म। क्योंकि मेरे जो इंटरेक्शंस हो रहे थे पिछले 6 महीने में, और ये हमारा जो ब्लू पेपर था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके बावजूद लोगों का मानना था कि नहीं ये सब नहीं बदला है यहाँ पे, ये पीछे हट जाएगा। तो इसके लिए मुझे बैठ के लिखना पड़ा कि भाई देखो बदल गया है और क्यों बदला है और क्या बदला है और उसका क्या असर होगा आगे जाके, ये समझाना पड़ा। अभी भी समझाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग सब समझ गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि आपने कहा कि आप इस वक्त बहुत पॉजिटिव माहौल में, बुलिश भी बहुत हैं। 18 महीने में कुछ खास तेज़ी हुई नहीं, हम वापस पुराने हाई पे तो पहुँचे हैं। फिर क्या लगता है कितनी तेजी और क्या? अनिल जी, ये जो 18 महीने की बात कर रहे हैं ना हम लोग, वो 18 महीने में कई शेयर बाजार दुनिया में गिरे हैं जी, हम तो वहीं के वहीं हैं। थोड़े से गिरे थे फिर वापस आ गए। ओके, बाकी सब जो बाजारों को आप देखोगे तो वो ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। तो ये रिलेटिव परफॉर्मेंस है जो हमारी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्योंकि वैसे मैंने कहा भारत छोटा नहीं मार्केट नहीं है, स्मॉल कैप नहीं है, लार्ज कैप स्टॉक है। तो कोई भी लार्ज कैप स्टॉक इंडेक्स से ज़्यादा दूर नहीं भाग सकता। अगर इंडेक्स 20% गिर गया तो आपको बड़ी मुश्किल से ऐसा लार्ज कैप स्टॉक मिलेगा जो 0 या -5 पे चल रहा है। करेक्ट। तो वैसी इंडिया की हालत है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी कि मैंने जैसे पहले भी कहा है कि इंडिया में एक नया प्रॉफिट साइकिल आया है, तो नफ़े का एक पूरा नया साइकिल बन रहा है। तो यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है और हमारा अनुमान है कि अगले 3-4 साल में 20% का सालाना प्रॉफिट ग्रोथ आने की संभावना है। तो अगर आप ऐसा 20% कंपाउंडिंग करो तो 3 साल के बाद अगर आप देखो तो ये जो 20 का मल्टीपल है वो एक्चुअली लगता है 10 के आसपास। करेक्ट। तो यही है एक सीक्रेट इंडिया की स्टोरी का। अगर ये ग्रोथ बना रहे और यहाँ पे कोई अड़चन ना आए, और अड़चन आ सकती है और हम बात भी करेंगे अड़चन के बारे में, लेकिन नहीं आया तो ये बाजार मेरे हिसाब से 3-4 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये है ना कि ये जो साइकिल बन रहा है अभी जो शुरू हुआ है जी, ये 12-18 महीने, क्योंकि कोविड से हम 12 महीने पहले ही निकले हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में भी कोविड की बात तो चल ही रही थी। तो 12-14 महीना हुआ है कोविड से बाहर निकले, ये साइकिल अब भी शुरू हुआ है। मेरा ये मानना है क्योंकि जो काम हुआ है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो आगे पिछली बातें जो मैंने की, उसके कारण मेरा ये मानना है कि ये साइकिल लंबा चलेगा। अब पिछले 40-50 साल के इतिहास में भारत की जो साइकिल्स है, ग्रोथ साइकिल, वो 3-4 साल में ख़त्म हो जाते थे। वो लंबे ज़्यादा चलते नहीं थे। मुझे लगता है ये साइकिल थोड़ा लंबा चलेगा। तो अब मैं वो नहीं बना रहा हूँ वो उतना आगे जाके फोरकास्ट, लेकिन हमने 10 साल के बारे में लिखा था। तो ये हो सकता है ये साइकिल काफ़ी लंबा चले और ये 3-4 साल में ख़त्म ना हो जाए। तो रिदम सर ये कह रहे हैं कि तेज़ी बड़ी भी है, लंबी भी है और टिकाऊ भी है। हाँ,
एक सेंटेंस में और इतनी- इसमें करेक्शंस जी। आएंगे हाँ, क्योंकि शेयर बाजार है, हाँ, ठीक बात है। इकोनॉमी नहीं है। ठीक बात है, बिल्कुल। इकोनॉमी में मुश्किल से करेक्शंस आते हैं। हाँ। शेयर बाजार में तो करेक्शन आएंगे क्योंकि एक समय आएगा जब यूफोरिया आ जाएगा और सब लोग भाव तेजी कर लेंगे, 2 साल का अर्निंग्स डिस्काउंट कर लेंगे, फिर उसको करेक्ट तो होना ही है। ठीक बात। टाइम या प्राइस, समय या भाव, करेक्शन या तो वो दोनों का करेक्शन तो कभी भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है ये जब करेक्शन आता है तब आपको हिम्मत करके शेयर ले लेना चाहिए। रिस्क क्या है? आपने कहा हाँ, कि थोड़ी रिस्क की भी बात करेंगे। तो जी, अड़चन हाँ। की बात करें तो पहला रिस्क ये है कि जो ग्लोबल माहौल है वो काफ़ी नाजुक है। अगर आप देखें 2 प्रॉब्लम है। दुनिया बड़ी तेजी गति से एज हो रही है, बूढ़ी हो रही है। चाइना का पॉपुलेशन ये साल गिरेगा। ओके, अब ऐसा पिछली बार जापान में हुआ था, बड़ी कंट्री, इकोनॉमी की बड़ी ग्रोथ के बाद जब आप फर्स्ट टाइम 20 साल की मंदी आ गई जापान में। करेक्ट। चाइना तो जापान से बहुत बड़ा है, जापान के पॉपुलेशन से 10 गुना बड़ा है। करेक्ट। तो जब चाइना में ऐसी समस्या है तो उसके कारण, और यूरोप और अमेरिका में भी काफ़ी कर्जा है, ये दोनों चीज़ों को आप मिला लो तो ग्लोबल माहौल उतना अच्छा नहीं है। चाइना को फ़ायदा ये हुआ जब चाइना अपना मैन्युफैक्चरिंग लगा रहा था तब ग्लोबल ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो वो बड़ी आराम से एक्सपोर्ट कर रहे थे। हम भी एक्सपोर्ट करेंगे लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि ग्लोबल की जो सिचुएशन है वो अपने फेवर में नहीं है। तो ये एक है रिस्क। दूसरा कि अपना इलेक्शन आ रहा है, अब 2024 में इलेक्शन है, मुझे नहीं पता है कि क्या होने वाला है, और अगर कोई ऐसा बोले कि नहीं मुझे तो पता है क्या होने वाला है, थोड़ा आई वुड बी अ लिटिल कॉशियस, क्योंकि 70 करोड़ लोग आएंगे वोट डालने। बिल्कुल। और वो 70 करोड़ क्या करेंगे और कैसा मैंडेट देंगे हमें पता नहीं है। और अगर बाय मिस्टेक उन्होंने ऐसा मैंडेट दे दिया जिसमें मिली जुली सरकार बन गई और स्टेबिलिटी नहीं रही, तो थोड़ा सा इंडिया को धक्का लग सकता है, तो ये ध्यान रखना है। अब हमारे जो इम्पोर्टेड ऑयल का बिल है वो कम होते जा रहा है, लेकिन अभी भी है। अब तेल में अभी तो मंदी है, लेकिन अगर आगे जाके कोई कारणवश तेजी आ गई और $25-30 भाव बढ़ गया तो उसके कारण भी थोड़ा इकोनॉमी में स्ट्रेस आ सकता है, तो वो भी हमें नज़र रखनी पड़ेगी। तो रिस्क तो काफ़ी है एक्चुअली, ये तो 2-3 मैंने बोले हैं, लेकिन रिस्क तो है। और कभी भी रिस्क के बिना होता नहीं है मार्केट, वन वे तो चलेगा नहीं, ये मार्केट ऐसे तो जाएगा नहीं। करेक्ट। ये ऐसे जाएगा। बिल्कुल। और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की कि सबसे बड़ी रिस्क ये है कि मार्केट में यूफोरिया ना बने बस। हाँ, सब हर आदमी तेजी का मूड में आ जाए वो तो अपने कंट्रोल में नहीं, वो अपने कंट्रोल में बिल्कुल है। यूफोरिया बन जाएगा तो बन जाएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। हाँ। ठीक बात है। अच्छा रिदम सर, जब आप मार्केट पर पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं, तो फिर क्या पसंद है इस बाजार में आपको, कहाँ पैसा लगाना चाहिए? एक तो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ बड़ी मात्रा में आने वाला है, क्योंकि आज अगर आप देखें कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी, कर्ज जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में वो 62 या 63% था, वो गिर के अभी 50 हो गया है। ओके, तो जैसे हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स डीलेवर्ड है, उनके यहाँ कर्ज नहीं है, तो वो अभी करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो उससे लेके बैंक्स को क्रेडिट ग्रोथ मिलेगा। अब फाइनेंशियल्स को मैं बैंक्स नहीं बोल, क्योंकि नॉन बैंक्स और बैंक्स दोनों है। एनबीएफसी में अगर 1 साल का व्यू पकड़े तो ज़्यादा तेजी है, क्योंकि हमारे हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स पीक हो गए हैं, तो उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो जाएंगे तुरंत। बैंक्स में बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी देरी से कम होंगे, क्योंकि उनकी डिपॉजिट्स 1 साल की होती है। तो एनबीएफसीज में आपको मार्जिन प्रेशर भी नहीं आने वाला है, जो थोड़ा सा बैंक्स में आएगा। तो एक ये हुआ। दूसरा इंडस्ट्रियल्स में, क्योंकि कैपेक्स है, तो मुझे लग रहा है इंडस्ट्रियल्स की ऑर्डर बुक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो वहाँ पे भी आई थिंक तेज़ी है। तीसरा आई थिंक कंजम्पशन में, और उसमें आई थिंक रूरल कंजम्पशन में एक आपको मीन रिवर्जन मिलने वाला है। रूरल कंजम्पशन काफ़ी वीक रहा है, काफ़ी अर्बन के कंपैरिजन तुलना में, तो वहाँ पे एक रिकवरी है। और चौथा एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट मुझे लग रहा है आईटी सर्विसेज में भी बॉटम आ गया है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे भी, हाँ वहाँ पे भी मुझे नहीं लग रहा है कि जो यूएस, हमारा ये मानना है कि यूएस में रिसेशन नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, अगर हमारी यूएस इकोनॉमी सही निकले तो ग्रोथ स्लो डाउन आएगा, वो मुझे लगता है भाव में आ गया है। स्लो डाउन तो आएगा आईटी सर्विसेज का, लेकिन वो भाव में आ गया है। तो अगर 6 महीने का व्यू आप पकड़िए तो मुझे लग रहा है कि आईटी सर्विसेज में
कामकाज अच्छा होगा। तो इंडिया में जो एक बार आईटी को छोड़ दें, जहाँ आपने कहा कि कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन मेटल, फार्मा, दो और ग्लोबल मार्केट से जुड़े हुए ज़्यादा सेक्टर है। वो मुझे लग रहा है कि रिलेटिव बेसिस पे लैग करेंगे। एक तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में दूर दूर तक अभी तेजी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है। ग्लोबल कमोडिटी सेक्टर्स है, वहाँ पे थोड़ी सी मंदी है, और डोमेस्टिक कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ग्लोबल सेक्टर्स में थोड़ा सा सब तो आउट परफॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक बात किसी है। को तो अंडर परफॉर्म करना है। तो मुझे लग रहा है यूटिलिटीज, टेलीकॉम, आप देख लो स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब अंडर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, आप है ना इंडिया के डिजिटलाइजेशन को लेकर बड़े पॉजिटिव हैं, बुलिश रहते हैं, तो क्या कुछ ऐसी कंपनियां, ऐसे कुछ थीम्स हो सकती हैं, साथ ही क्या न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियां, यहाँ पर आपका क्या व्यू है? सो डिजिटल में तो बहुत तेजी है, लेकिन डिजिटल एक डिसरप्टिव फोर्स है, तो उस पर ध्यान रखना है। और कंपनीज क्या कर रही है अपनी डिजिटल स्ट्रैटेजी में, ये इस पे एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल का जो भी प्रभाव है वो काफ़ी डिसरप्टिव हो सकता है। तो वो एक बात हुई। दूसरी कि कोई भी बिजनेस में अगर कैश फ्लो ग्रोथ है और वैल्यूएशंस ठीक है, तो वो बिजनेस तो बाय करने लायक है। फिर वो इंटरनेट हो या सीमेंट कंपनी हो या फिर तेल बेचती हो या फिर लोन देती हो, तो वहाँ अच्छा। तो मैं उस तरह से एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं प्राइस और ग्रोथ को देख के फिर तय करना है। बिल्कुल। रिदम सर, मैं इंटरव्यू खत्म करूँ उससे पहले एक आध चीज़ और पूछनी मुझे। ये जो आपने कहा कि अभी तो ये सारे एफआईज आए हैं हिंदुस्तान में, ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पैसा बाद में कब तक आएगा सर? मुझे बड़ा इंतज़ार है, ये कब लगाने वाले हैं? लग तो रहा है, आई थिंक ये चालू हो गया है, तो मुझे नहीं लगता है ये अभी रुकेगा। 23 के एंड तक तो चलेगा, फिर आगे जाके देखते हैं। तो मतलब 6-8-9 महीने की विजिबिलिटी तो साफ है, तब तक तो कोई खास चिंता करने, घबराने की ज़रूरत नहीं। सर, आपसे हमेशा पूरे ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव के साथ जो इंडियन मार्केट का टच आता है, वो हमारे दर्शक बड़ा पसंद करते हैं। और एक चीज़ के लिए मैं आपको और मॉर्गन स्टैनली को बड़ा कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि वैसे तो सर देखा जाए तो आपकी कॉन्फ्रेंस में लगभग सारे विदेशी निवेशक हैं, कंपनियाँ भी बड़ी वाली आती है। अगर आप हिंदी के दर्शकों से, हमारे दर्शकों से बात ना करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपकी और आपकी कंपनी की CSR एक्टिविटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अपने वो सारे दुनिया भर के व्यूज़ हैं जो हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस तो खैर सुपर डुपर हिट है ही, और अगले साल आपकी सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस होगी, तब आपसे और ज़्यादा बुलिश मूड माहौल के साथ आपसे मुलाकात करने की उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे रिदम देसाई, मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, बताते हुए अपनी कॉन्फ्रेंस के बारे में, जहाँ दुनिया भर से सैकड़ों की संख्या में इन्वेस्टर्स हैं, भारत पर बुलिश है और कुछ बड़ी और नई तेज़ी की बात करते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब साफ है, भारतीय बाजारों का भविष्य अभी भी और बेहतर होने वाला है। इस शो में इतना ही, नमस्कार।